नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कोलार्श लॉ के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। पैसेज ऑफ करंट थ्रू ए मैटर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। किसी भी पदार्थ में से करंट का गुजरना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहलाता है। और यहां पर बेसिकली जो पदार्थ हैं वो दो तरह के होंगे, मेटल्स एंड कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं। यहां पर ये लीजिए, हमारे पास मैटर। So current can pass through metals because of presence of free electrons in them. Metals में मोबाइल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पूरी मेटल में चल सकते हैं वो रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स कैन कंडक्ट करंट। सिंपल सी बात है ये। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर very tiny particles which carry negative charge, and current can also be defined as the movement of charge through matter. And matter, I am saying, maybe a metal, say iron, gold, silver, copper, zinc, etc. ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनको हम क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है मैटर में, ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स which conduct current in their molten state or when dissolved in water, ठीक है। इनको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes are those compounds which dissociate into ions on putting into water. वाटर क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो कंपाउंड्स हैं जैसे हमारे पास HCl है, NaCl है, NaOH है। तो हमने यहाँ पर ये तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स दिखाए हैं। पहला एसिड है, दूसरा सॉल्ट है और तीसरा बेस है। तो जब ये पानी में प्रेजेंट होंगे तीनों, ठीक है, या कोई भी एक, तो इनके सॉल्यूशन में से करंट पास हो सकता है। देयर सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो यहां पर क्या है, आयंस जो है वो क्या करेंगे, करंट को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेटल्स में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कुली का काम करते हैं, वो करंट को कैरी करते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस हैं उनमें आयंस करंट को आगे ले जाने का काम करते हैं। बेसिकली करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, राइट। अब करंट को हम मापते हैं एम्पियर में। एम्पियर में करंट को मापना काफी इजी जॉब है। तो व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास कि किसी भी हमारे पास सर्किट में जहां से करंट पास होता है, कि मान लिया हमारे पास ये इधर एक हमारे पास एक है सेल है या बैटरी है, ये सोर्स ऑफ पावर है यहाँ पर ना, ठीक है। ये कह लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर, लेट्स से सोर्स ऑफ पावर SP। और ये हमारे पास दो तार हैं, इसको हमें ये यहाँ से प्लेटिनम फॉयल डाल देंगे, जैसे करके यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा ये प्लेटिनम फॉयल है, और यहाँ से क्या है, ये हमारे पास जो प्लेटिनम फॉयल है यहाँ पर इसको हम NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। तो यहाँ से आसानी से करंट पास हो सकता है। यहाँ पर लगा दें, ये वोल्टमीटर लगा दें, तो यहाँ पर क्या है पता चलेगा कि कितने वोल्ट करंट फ्लो करता है। तो यहां से देखिए प्लीज, इनमें गैप है फिर भी करंट पास हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं।
तो अगर हम कोई पॉइंट चूज करें, जैसे मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज वी हैव दिस पॉइंट हियर, राइट। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, इधर आपका ये कैथोड है, कैथोड ये यहाँ पर नेगेटिव पोल है जो कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा, इधर हमारे पास ये एनोड है, ये हमारे पास क्या पॉजिटिव पोल है किसका, यहाँ पर इस कंटेनर में जो एनायंस को अट्रैक्ट करता है। तो कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड्स कैटायंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कैटायन क्या है, देखिए प्लीज, कैटायन में हमारे पास Na पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम एटम, और ये सोडियम एटम यहाँ पर जमा हो जाता है। ये हमारे पास जो लेट्स से प्लेटिनम की जो फॉयल है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो जब हम करंट पास नहीं करेंगे यहाँ से, सपोज करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द सर्किट, आयंस कैन मूव रैंडमली हियर एंड देयर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कहीं पर भी रैंडमली यहाँ वहां घूमते हैं, कि इनकी क्या ब्राउनियन मोशन होती है, दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, बट एज सून एज वी पास करंट the sodium ions move towards cathode and Cl negative ions move towards the anode, right। अब देखिए कि ions are moving in particular directions, when ions move means charge moves, right। कि जब आयन चलेगा इसका क्या है, चार्ज चलेगा। तो इधर से हम यहाँ पर एक पॉइंट चूज करेंगे कि इस पॉइंट से हम कह देंगे कि 1 सेकंड में कितना चार्ज इधर से इधर पास करता है, दैट इज 1 एम्पियर करंट। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन कूलम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो अगर ज्यादा आयंस मूव करेंगे, ज्यादा चार्ज पास करेगा, ज्यादा करंट पास करेगा। ठीक, अगर हमारे पास क्या है, आयंस कम मूव करते हैं, उनकी स्पीड कम है या उनका नंबर्स कम है, तो क्या है, कम चार्ज एक पॉइंट से पास करेगा, हम कहते हैं करंट कम पास कर रहा है। सिंपल बात है। लेट मी रिपीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने कूलम चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर चलता है, पास होता है, दैट मच चार्ज इज नोन एज करंट इन एम्पियर। ठीक है, सो दिस 1 एम्पियर करंट मींस, क्या बोलेंगे इसको, इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पासिंग इन 1 सेकंड। क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू this 1 ampere current into 1 second। ये होता है कि 1 coulomb charge is equal to 1 ampere into 1 second। ये सीधी सी बात है ना, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं इसको ना। अब देखिए यहां पर इस सॉल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, करंट कितना पास करेगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है कि यहां पर आयंस की संख्या क्या है, आयंस की संख्या क्या है, और दूसरा आयंस की स्पीड क्या है। There are two factors which decide the conductance of a solution of an electrolyte. First is number of ions, number 2 the speed of ions। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स यहां पर अनचेंज्ड हैं। जैसे हमारे पास आयंस का हाइड्रेशन होगा, या सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी होगी, ओके, टेम्परेचर है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, all those factors are kept unchanged, are kept constant। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन से कितना करंट पास करता है, यहां पर बेसिकली वो दो बातों पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ आयंस एंड स्पीड ऑफ आयंस। और इसको हमने यहां पर दिखाया भी है ग्राफ में, कि यदि हम किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, और यहां पर दो इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे प्लीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए हमारे पास ये हमने लिया है यहां पर NaCl, इसे पानी में मान लिया हम क्या, इसके 20 मॉलिक्यूल डालते हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल आयंस में टूट जाते हैं। ये 20 आयंस बन गए, यहां पर ये 20 आयंस बन गए। ठीक है, ये कह लीजिए कि टूटने से पहले हम कह सकते हैं कि यहां पर, और टूटने के बाद फिर क्या है, ये यहां पर ऐसे कोई मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, एंड देयर इज नो इक्विलिब्रियम। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, आयंस में टूट जाते हैं, चाहे कंसेंट्रेशन
कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Na positive, Cl negative, strong electrolyte. The compound which the electrolyte which dissociates completely into ions is known as the strong electrolyte, जिसे NaCl है। तो इसके देखिए प्लीज, जब हम इसकी कंसेंट्रेशन को कम करते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं, तो पर ml सोल्यूशन में जो आयंस है उनका नंबर कम होता है, या पर लीटर में नंबर कम होता है। हम कहते हैं कि कंसेंट्रेशन कम होती है। क्या बोल रहे हैं हम कि कंसेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग एज वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर वाटर टू द सॉल्यूशन। हमने आप दिखाया कि जैसे हम यहाँ पर कंसेंट्रेशन कम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लीज, इधर हम करें कंसेंट्रेशन के, इधर कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो जो कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है वो लगातार के यहाँ पर ये देखिए कम हो रही है। अगर हम यहाँ पर कंसेंट्रेशन कम कर दें तो ये बढ़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसके बढ़ने का कारण क्या है कि आयंस के बीच में दूरी बढ़ती है और उनकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड जब मैक्सिमम हो जाती है तो वहां पर जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, कंसेंट्रेशन को कम करने से हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आयंस की स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी अल्टीमेटली क्या वो कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर क्या है लैम्डा जो हमारे पास m0 है, मतलब क्या है मोलर कंडक्टेंस एट मैक्सिमम डाइल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्यूशन को हमने मैक्सिमम डाइल्यूट कर दिया है, जब उसका कंडक्टेंस मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कांस्टेंट हो गई है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। मेरे जब नहीं बढ़ेगी तो यहां पर क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की, इट इज सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट। जैसे कह देंगे ये कैटायन है और ये यहां पे ये एनायन है, सो ठीक है, ये एनायन है। अगर हमारे पास क्या सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है ए बी टाइप होंगे, ए बी टाइप में हमारे पास क्या है NaCl है, KCl है, राइट, NaOH है, और भी बहुत से AB टाइप में। ओके, अगर ये AB2 टाइप है हमारे पास, तो AB2 टाइप में क्या है भाई, लेट्स से AB2 टाइप, दैट इज कैल्शियम बेरियम क्लोराइड, ये AB2 टाइप है। इसमें फिर क्या हो जाएगा, एनायन का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, यहाँ पर 2 कर देंगे ऐसे एनायन में, राइट। अगर कोई क्या है A2, हमारे पास क्या A2B टाइप है, जैसे हम कह देंगे A2B टाइप में हमारे पास क्या सोडियम कार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें एनायन का नंबर 2 होगा, तो ये 2 मोल बन जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल, ठीक है, कैटायन या एनायन के जितने मोल देता है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल पानी में डालने पर कैटायन का अगर 1 मोल देगा यहाँ पर 1 आएगा, अगर 2 मोल देगा 2 आएगा, अगर 3 देगा 3 देगा, ठीक है। इस तरह से क्या है, किसी और दूसरा हमारे पास जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 मोल एनायंस के अगर 1 मोल देगा यहाँ पर 1 आएगा, अगर 2 देगा 2 आएगा, अगर 3 देगा 3 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द, लेट्स से हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं A and B। A is the number of cations given by 1 mole of the electrolyte. Similarly, B is the number of anions given by 1 molecule of the electrolyte. देखिए प्लीज, अगर हम 1 molecule बोलेंगे तो ये क्या है, cations या anions की संख्या होगी। अगर 1 mole बोलेंगे तो ये cations का क्या होगा, मोल की संख्या होगी। सिंपल बात है, अगर हम 1 molecule कह रहे हैं तो वो cations का नंबर है या anions का नंबर है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल बोल रहे हैं तो क्या कैटायंस या एनायंस के भी मोल ही बनेंगे, चाहे 1 मोल बने या 2 बने या 3 बने, ठीक है। तो यहां से मैथमेटिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज, और इसमें क्या कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने दिया है कि एस्टिकेशन, ये हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पर क्या है कंसंट्रेशन कम करते हैं तो यहां पर देखिए हमारे पास जो ये कंडक्टेंस है लगातार बढ़ती है, क्योंकि क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 चीजें होती हैं कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर आयंस की संख्या ही बढ़ेगी और आयंस की स्पीड भी बढ़ेगी, दोनों फैक्टर बढ़ते हैं। इसलिए डाइल्यूट करने पर एस्टिकेशन में जो इंक्रीज है लैम्डा m0 में, उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है उसमें ज्यादा है, इसलिए काफी ज्यादा ये इंक्रीज आ रहा है। ऐसे इंक्रीज ज्यादा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए
अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हम कहते हैं कि 20 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिर्फ क्या होगा, अभी हम कह देंगे यहाँ पर ऐसे 20 में से सिर्फ 3 मॉलिक्यूल उठते हैं, तो 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे, 6 हमारे पास आयंस है, ठीक है, 3 उठे ना, ये 17 बच जाते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम है। फिर क्या हम और पानी डाल देंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है, इसके और मॉलिक्यूल उठ जाते हैं, कितने, लेट्स से 4 और उठ जाते हैं, तो 7 का मतलब 13 बच जाते हैं, 7 ये बनेंगे, 7 ये बनेंगे। तो यहां से as we go on adding more and more water to the solution of acetic acid, more and more molecules of acetic acid go on breaking into ions, ठीक है, तो इसमें पानी डालने से क्या सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है और यहाँ पर आयंस का नंबर बढ़ रहा है, राइट, और आयंस के बीच में गैप भी बढ़ रहा है, उनकी स्पीड भी बढ़ रही है, इसलिए क्या हमारे में से कंडक्टेंस का नंबर बढ़ रही है। In case of weak electrolytes, as we dilute its solution, the number of ions as well as their speed, both factors increase. That is why there is a more increase in the lambda zero value of the weak electrolytes. लेकिन देखिए प्लीज ग्राफ में क्या है, यहां से हम देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर एक्सट्रापोलेट करें, तो यहाँ से क्या है, जीरो कंसेंट्रेशन पर ग्राफ से क्या हमें लैम्डा एम जीरो मिल जाता है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम जीरो का मतलब क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज पॉसिबल टू determine experimentally with the help of the graph, but it is not possible with the weak electrolyte। लेकिन weak electrolyte में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास कर्व्ड ग्राफ है, इसको हम एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ही एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। इसलिए यहां से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा जीरो प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम क्लास लॉ की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड क्या बनेगा, ये जीरो एसिटेट यहां पर आ जाएगा प्लस 0 H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये जो हमारे पास दो आयंस हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि इनकी जो वैल्यू है आयनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, आयंस की जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, आयनिक कंडक्टिविटी, और वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो डाटा में दी होती है। कोलाश लॉ को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा जीरो आराम से निकाल सकते हैं, ओके प्लीज। और एक और कि कोलाश ने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अगर उनका सॉल्यूशन मैक्सिमम डाइल्यूट है, तो वहां पर जो आयंस हैं उन आयंस की जो आयनिक कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और जो K पॉजिटिव है इसकी जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो इसके साथ प्रेजेंट जो दूसरा एनायन है, चाहे वो Cl नेगेटिव है चाहे केटायन है, इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी कंडक्टिविटी का इसकी कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो मैक्सिमम वैल्यू है वैसे, ठीक है, और वो कांस्टेंट रहती है, दूसरे आयन के होने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए क्या बोलते हैं, द कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, कि मैक्सिमम डाइल्यूशन के ऊपर जितने भी आयंस हैं उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट होती है और वो वैल्यू क्या कभी चेंज नहीं होती है, और दूसरे आयन का उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है। और मैथमेटिकली जो कोलाश है ये बहुत से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जो हम बाद में क्या कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, वहां पर इसके जो एप्लीकेशन है हमको डिस्कस करेंगे। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।